तुमचं चालू करा ना ते. तुम्हाला एक दुसरा ट्राय करतो. हो, आवाज येतो व्यवस्थित देवेंद्रजी? आवाज येतो हो तुला? हो, वी आर लाईव्ह. यस. फोन मी आता दिला ना सुनीलकडे बघा ना. Shreya, let me know when to start. Please start. Welcome to yet another edition of ICANN Conversations. ICANN, or the India COVID Action Network, is designed to help the underprivileged communities which have been hit the hardest by this pandemic. ICANN is a unique network which connects the ones who are in need and the ones who can provide for it. Our COVID warriors work from home, activating their ground level network and mobilizing it for providing help. Till date, 5,791 needs have been registered on our portal, out of which 4,426 needs have been closed. 4,02,000 plus lives have been impacted with the help of 4,107 warriors and 3,413 NGO partners. Today, I welcome you to yet another edition of ICANN Conversation, and we have with us to have a conversation Sri Mahesh Karpe and Sri Ashwini Kumar Upadhyay. Mahesh Karpe is the Karyava of the Rashtriya Swayamsevak Sangha, Pune Mahanagar. He is also the director of Zenith Landmarks Private Limited and Srinath Maskoba Sugar Factory Private Limited. Sri Ashwini Kumar Upadhyay is the Karyava of RSS Janakalyan Samiti, Pune Mahanagar and director, Sampada Sahakari Bank, Pune. So, as we begin the conversation, I think we would first like to bring in Ashwini Kumar Upadhyay ji, and I would like him to tell us about RSS Janakalyan Samiti. Ashwini ji? Yeah, just a minute. In the meanwhile, I think I'll ask the question to Mahesh Karpe ji, or Yes. how we actually started working and getting the community on board and resolving this pandemic. सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में कोविड-19 का जब से शुरुआत हो गई, वैसे ही पुणे महानगर में स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च some restriction in Pune city like airport, malls, educational institute, and then how face this COVID-19। ऐसा सोचने होने के बाद पुणे महानगर में हमारे संघ के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनका इकट्ठा बैठना हो गया। हम टुगेदर बैठ के थोड़ा सोचा इसके ऊपर क्या हम कर सकते हैं। उसके पहले पुणे शहर में जन कल्याण ब्लड बैंक है, तो उनके जो प्रमुख डॉक्टर अतुल कुलकर्णी थे, उनसे बात हो गई कि ये कोरोना 19 शुरू होने के बाद जितने भी उनके ब्लड डोनेशन कैंप प्लान किए थे मार्च, अप्रैल और मई में, वो सब कोरोना से वजह से कैंसिल हो रहे थे। और एक ऐसी स्थिति पुणे शहर में आ गई कि हॉस्पिटल में लगने वाला जितना भी ब्लड है वो 0% के ऊपर आ गया। फिर उससे हमने सोचना शुरू किया कि ये कोरोना से क्या क्या हो सकता है, और उससे हमने स्टार्ट किया। नियर अबाउट 14-15 मार्च में हमने जन कल्याण ब्लड बैंक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों मिलके ब्लड डोनेशन कैंप और इंडिविजुअल ब्लड बैंक में जाके डोनेशन करना, ऐसा एक एक्टिविटी शुरू कर दिया। और ईच सैटरडे संडे जितने भी अपने नगर केंद्र है और अदर जो गणेश फेस्टिवल मंडल है, अदर एनजीओ है, उनसे हेल्प लेके हमने ब्लड डोनेशन का एक प्रोग्राम चालू कर दिया। और वो चालू करने के बाद जितना सफिशिएंट ब्लड उस जन कल्याण रक्त पीढ़ी में कलेक्ट होना शुरू हो गया। लेकिन जब नियर अबाउट 24 मार्च जनता कर्फ्यू, उस समय उसके 2 दिन पहले हमने जो हमारी जो कोर टीम है पुणे महानगर कोर टीम, हमारे संपर्क विभाग, प्रचार विभाग, ऐसा इकट्ठा बैठ के पुणे महानगर में एक कोविड-19 के लिए हम क्या कर सकते हैं
ऐसा इनिशियल सोचना शुरू कर दिया और संघ के अखिल भारतीय जितने भी प्रोग्राम थे, शाखा है, जितने प्रोग्राम थे वो सब कोरोना से वजह से उसको सस्पेंड या स्थगित कर दिया था। और उसके बाद में सेवा कार्य में एनजीओ के माध्यम से हम उसमें सब लग गए। पुणे शहर में हमने पुणे महानगर लेवल पे एक कोरोना रिलीफ सेंटर ये चालू कर दिया। उसके नीचे 9 डिस्ट्रिक्ट कोरोना रिलीफ सेंटर ऐसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद में 54 नोडल लेवल कोरोना रिलीफ सेंटर और उसके नीचे 394 स्मॉल वस्ती रिलीफ सेंटर ऐसा उसका छोटा सा नेटवर्क बना दिया कि हम सब एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे, ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे, तो ये रिलीफ सेंटर से माध्यम से हमने जो भी करना चाहिए कोरोना के पार्श्वभूमि उसका हमने उसका एक प्लान बना दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और जन कल्याण समिति के साथ में बैठ के ऐसा इनिशियल स्टेज में हमने तुरंत ही इसका प्रिपरेशन हो गया और उसका एक्सिक्यूशन भी हमने चालू कर दिया वहां पे। सर, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति की बात की, तो आप हमें ये बताएंगे जन कल्याण समिति क्या है और ये क्या करती है करके? अश्विनी कुमार जी। हाँ, नमस्कार। नमस्ते अश्विनी जी। आवाज नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बोलिए। नमस्कार। तुम्हें बोलना नहीं। ओके, ठीक है। हाँ, जन कल्याण समिति की स्थापना 1972 में पुणे में हुई थी। उस समय जब यह संस्था का स्थापना इंग्लिश ओके RSS जन कल्याण समिति was established in 1972. That was in Pune. Basically, this was formed due to drought-related issue which was observed in Maharashtra in 1950. And few RSS Swayansevak came together and they decided to form a team which will take care for this addressing such kind of need in the society. This was established first with a name called as Dushkal Vimochan Samiti. This was formed in those days in 1972. After a few months of period, this was changed over and the name came to an existence called as RSS Jana Kalyan Samiti. In fact, this is the only organization in India which has got RSS as the starting name and which takes care in disaster related issues in the society. If you see recently what has happened is somewhere in 2018 August, there was a huge flood in Kerala, during which RSS on Pan India also contributed in various forms. Maharashtra RSS, that is RSS Jana Kalyan Samiti, had also come ahead and taken a step of establishing one school in Kerala and 20 residential houses for the people in the society. Immediately, if you see recently what has happened in Sangli, Kolhapur last year, there also we had taken a huge step of establishing in various ways in the society, right from whatever the residential houses were spread out in the areas of Sangli and Kolhapur, they were set back in proper ways, and other help related with schools, then temples, establishments and others. And after that, if you see last year December, there was again a crisis in Pune city itself, where due to huge rainfall, there was a blast of drainage system which is established in Pune city in certain areas. One area was called as Simhagad area, and second area that is near Parvati Hills, and second area was in near Kathrev area. So these two areas, there was a heavy mishap which has taken place, and RSS Jana Kalyan Samiti had contributed during that period in Pune also. And the recent occasion, what has happened on Pan India, is Corona. And related with Corona, I would suggest Mr. Mahesh Kape take ahead and give you some details about how we have gone ahead about addressing this issue in Pune city. Thank you. Mahesh ji, you spoke about blood donation drive.
तो ब्लड डोनेशन करने के लिए क्या ये सिर्फ जन कल्याण समिति के वॉलंटियर्स इसमें इन्वॉल्व थे और संघ के स्वयंसेवक इन्वॉल्व थे, या आपने समाज को साथ में लेकर ये ब्लड डोनेशन के ड्राइव्स किए? और अगर अगर आपने कम्युनिटी से कनेक्ट किया तो आपने उनको अप्रोच कैसे किया? पुणे शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम पुराना काम है और समाज के सब वर्गों से अपना संघ का अच्छा कनेक्ट भी है। और समाज में जो एनजीओ चलते हैं अलग अलग क्षेत्र में वो काम करते हैं। कोई पर्यावरण में काम करते हैं, कोई आरोग्य क्षेत्र में काम करते हैं, कोई ढोल ताशा पथक में काम करते हैं। तो उनसे अपना अच्छा कनेक्ट भी है। जब फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हो गया 24 मार्च से 14 अप्रैल तक, तो उस करीब 20 दिन के उस लॉकडाउन में जिस तरह से मैंने पहले आपको सबको बता दिया कि जो रिलीफ सेंटर्स जो है पुणे 394 रिलीफ सेंटर से हमारा सब काम चल रहा था। उसी टाइम साइमल्टेनियसली पुणे महानगर संपर्क विभाग, माननीय महानगर संघ चालक, माननीय भाग संघ चालक जो उस इकाई की जो प्रमुख है, उन्होंने साइमल्टेनियसली समाज के जो प्रमुख है, जो इंडस्ट्री वाले हैं, बाद में समाज जो अन्य अन्य सोशल वर्क करते हैं, अन्य अन्य जो झोपड़ियों में काम करते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग सेवा वस्ती में काम करता है, उसी तरह अन्य अन्य संस्थाओं के साथ भी हमने संपर्क करना चालू कर दिया। उसमें सोशल सोसाइटी वाले जो है उनसे संपर्क हो गया, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके साथ हमारा संपर्क हो गया, और इंडस्ट्री वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी हमने संपर्क कर दिया। और इस कोरोना के अगेंस्ट सब पुणे के सब हम जितने भी एनजीओ है उनको इकट्ठा करके उनमें समन्वय करके हम इसका हम कैसा फेस कर सकते हैं, इसको ये प्रॉब्लम को या आह्वान को ऐसा फेस कर सकते हैं, ऐसा हमने सोच के सबके साथ हमने डायलॉग शुरू कर दिया। और जितने भी 9 डिस्ट्रिक्ट रिलीफ सेंटर थे वहां पे एक समन्वय समिति कोऑर्डिनेशन कमिटी हमने वहां पे बनाई थी, और समाज के जितने भी जो सज्जन शक्ति है, अच्छे काम करने वाले हैं, उनसे हमारा डायलॉग चल रहा था। और उनसे इनपुट्स लेके हमने ये छोटा प्लान बना दिया कि पुणे शहर में फर्स्ट लॉकडाउन में कोई भी समाज का बांधव उसको खाना नहीं मिला, सर पेट भर खाना मिलना चाहिए, उसको किराना मिलना चाहिए, कोई भी मेडिकल की जरूरत है उसको मेडिकल मिलना चाहिए, ऐसा ये सोच के हमने कोऑर्डिनेशन किया। और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन 9 रिलीफ सेंटर में हमारा अच्छा बन गया। उसके साथ में भी ये सब करते समय जितने भी परमिशन चाहिए थे, जो गवर्नमेंट से हमको जो मदद चाहिए थी, पुणे महानगर पालिका से पालिका पीएमसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, कॉर्पोरेशन कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उनसे भी हमारा अच्छा डायलॉग चल रहा था। और उनसे परमिशन लेके उनको सहायता लेके जो भी हमने ये समाज के सब जो मान्यवर है उनको साथ में लेके, वो एनजीओ को साथ में लेके हमने ये रिलीफ सेंटर का काम आगे बढ़ाया फर्स्ट लॉकडाउन में। और सेकंड लॉकडाउन का रिलीफ सेंटर की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे एग्जैक्टली रोल क्या होता था उस रिलीफ सेंटर का? वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन ऑफिस होता था या वहां पे कुछ एक्चुअल रिलीफ प्रोवाइड की जाती थी? हाँ, बराबर। 394 हमारे रिलीफ सेंटर थे, तो वहां पे 10 to 12 स्वयंसेवक इकट्ठा काम करते थे। उसमें उस एरिया के जितने भी जिसको भोजन किट चाहिए, भोजन देने की आवश्यकता है, उसके बाद में घर चलाने के लिए किराना जो चाहिए था वो देना है, कोई औषध लाके देना है, बाद में जो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम में जो सब्जी मंडी चलती थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हेल्प करना, मार्किंग करना, ऐसे 10-12 स्वयंसेवक एक रिलीफ सेंटर में काम करते हैं। ऐसे 394 रिलीफ सेंटर से हमारा एक पूरा नेटवर्क का काम चलता था। पुणे महानगर से थोड़ा चर्चा होके बाद में 54 नोडल सेंटर थे और 394 स्मॉल वस्ती रिलीफ सेंटर। और
इमीडिएटली वहां पे किसी को कोई हेल्प चाहिए पुणे शहर में, तो वो रिलीफ सेंटर के एक इंचार्ज थे, उनको फोन आता था और वो नीचे 394 के उधर भी एक इंचार्ज थे, वहां पे हम वो मदद या कोई भी हेल्प चाहिए तो वहां पे वो पहुंच जाती थी। सर, ये जो रिलीफ सेंटर पे आपने कहा कि स्वयंसेवक होते थे, तो स्वयंसेवक मतलब आरएसएस के स्वयंसेवक होते थे या इन जनरल वॉलंटियर्स थे? जो आपने अभी जो समाज में सज्जन शक्ति का उल्लेख किया, तो क्या समाज से अन्य एनजीओ से भी लोग आके वॉलंटियरिंग करते थे? हाँ, जो रिलीफ सेंटर थे वहां पे समाज के अन्य अन्य सेवा संस्था एनजीओ चलाते थे, उसमें अलग अलग जो सामाजिक संस्था थी, जैसे गुरुद्वारा है, अलग अलग टेम्पल है, पुणे शहर में गणेश फेस्टिवल बड़ा चलता है, तो गणेश मंडल के कार्यकर्ता थे, वहाँ के जो सोशल वर्कर थे वो साथ में उनके साथ वो साथ में थे, और वो कोऑर्डिनेशन करके वो सबको हम सबको हेल्प जो जो हेल्प चाहिए थी वो हम उनको प्रोवाइड करते थे। सर, बीच में मुझे लगता है 2 सप्ताह पहले एक न्यूज़, राजदीप सरदेसाई जी की जो एक न्यूज़ क्लिप वायरल हुई थी, उन्होंने पुणे में जो आरएसएस का काम हो रहा है, कोविड के लिए जो रिलीफ वर्क हो रहा है, वो कवर किया था। और उसमें एक उल्लेख हुआ था कि कैसे वॉलंटियर डॉक्टर्स बस्तियों में जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं। आप उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जब सेकंड लॉकडाउन चालू हो गया 14 अप्रैल से 3 मई तक, और थोड़ा 14 अप्रैल के बाद में पुणे शहर में थोड़ा कोरोना पेशेंट उनका बढ़ोतरी हो रहा था जाए, और उसी टाइम पुणे महानगर जो पीएमसी है उनके हॉस्पिटल, तो थोड़ा ऐसा ध्यान में आ गया कि हमको जितने भी हॉटस्पॉट हैं पुणे शहर के पीएमसी ने 162 वहां पे हॉटस्पॉट डिक्लेयर किए थे, और वहां पे थोड़ा पॉजिटिव पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उसी समय थोड़ा ध्यान में आ गया कि उस एरिया में प्राइवेट डॉक्टर की प्रैक्टिस बंद थी, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद थे, सिर्फ अपने जो पीएमसी के हॉस्पिटल थे वहां पे जाके चेकअप करना या वहां पे एडमिट करना, लेकिन जो पॉजिटिव होता था उनको ही वो लेके जाते थे। थोड़ा फिर ध्यान में आ गया जो झोपड़ियों में जितना वो 162 जो रेड स्पॉट है वो उसकी स्थिति कैसी थी, तो उनके घर एकदम बाजू बाजू में थे, कॉमन टॉयलेट, वहां पे थोड़ा प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं था वहां पे जो है, तो वहां के पेशेंट बढ़ रहे थे। तो हमने सेकंड लॉकडाउन के समय थोड़ा एक 5 आयाम के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। फर्स्ट आयाम है प्रिवेंटिव मेजर्स। हमने समाज के सब लोगों को एक आह्वान किया कि प्रिवेंटिव मेजर्स हम करेंगे तो इससे बचेंगे हम। उसमें हम करते समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज करना, सैनिटाइजर यूज करना, आयुर्वेदिक काढ़ा लेना, और जो प्राणायाम है सेल्फ इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो जो करना चाहिए सब आपने प्रिवेंटिव मेजर्स में करना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा लिया था मास स्क्रीनिंग में, और जितनी जल्दी हो जाएगा कि ऐसे बस्तियों में से जितने पॉजिटिव पेशेंट है उनको अलग करके जल्दी से जल्दी उनको कोविड हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, और जो उसका जो फैलाव रोकने के लिए ये हमने मास स्क्रीनिंग का एक डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन लेते समय भी जो थोड़ा उसका एक प्रिपरेशन था, एक 4-5 डॉक्टरों की एक टीम हमने बना दी कि ये सब करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमारे स्वयंसेवक वहां पे जाएंगे, डॉक्टर वहां पे मास स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे, वहां पे तो सब रेड जोन डिक्लेयर किया था, तो उसमें डॉक्टरों ने एक छोटा क्लिप बना दिया, और हमने भी जितने भी वॉलंटियर्स स्वयंसेवक इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं तो उनको उसका एज ग्रुप हमने फिक्स किया था। एज 20 to 45 एज ग्रुप का होना चाहिए, उसका वो मेडिकली फिट होना चाहिए, और हमने जो ट्रेनिंग छोटा सा मेडिकल ट्रेनिंग छोटा प्रोग्राम किया था, क्लिप बनाया था, पीपी किट कैसा पहनना है, निकलना है, मास्क है, वहां पे जाके क्या करना है, इसका एक छोटा मॉडल हमने तैयार करके जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको उसका एक ट्रेनिंग दिया गया जाए। अब उसके बाद में उसका एक छोटा प्रोग्राम बना दिया। जितने भी वॉलंटियर्स थे वो 7 दिन के लिए एक हमने वहां पुणे में गरवारे कॉलेज हॉस्टल में उनका एक रेसिडेंस बनाया था, वहां पे रेसिडेंशियल क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे।
तो कोई हमारे स्वयंसेवक है, वॉलेंटियर्स है, वहां पे वो 7 दिन आके रहता था। उसमें से पहले 3 दिन और वो 3 स्वयंसेवक, एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस, जो रेड जोन का एक बस्ती फिक्स किया था, वहां जाके 4 घंटा 5 घंटा वहां पे 1 to 1 स्क्रीनिंग होता था। जितने भी वो बाजू बाजू में घर थे, हर घर में जाना, उसका स्क्रीन टेम्परेचर लेना, और जो डॉक्टर थे वो थोड़ा सबके साथ थोड़ा क्या कुछ हो रहा है क्या, कुछ आपको लग रहा है क्या, ऐसा थोड़ा डॉक्टर के हिसाब से वो उनको थोड़ा इंक्वायरी होता था, और थोड़ा डॉक्टर को ध्यान में आता था कि सामने वाला आदमी कोई उसमें कुछ लक्षण दिख रहे हैं, कोई आ रहा है, कुछ लग रहा है, तो तुरंत उसको दवा या फिर वो महानगर पीएमसी को हम उसको इंडिकेट करते थे। और वो 4-5 घंटा होने के बाद अपने स्वयंसेवक, वॉलेंटियर्स और डॉक्टर्स वापस वो जो रेसिडेंशियल क्वारंटाइन सेंटर हमने बनाया था, वहां ऐसे 3 दिन लगातार वहां पे स्क्रीनिंग के लिए जाना। बाद में वो जब वॉलेंटियर जाते थे 3 दिन के बाद, वो 3 दिन वापस वो रेसिडेंशियल क्वारंटाइन सेंटर में वहां पे रहना, और 7वें दिन में वो जितने भी वॉलेंटियर्स थे, स्वयंसेवक थे, डॉक्टर थे, तो उनका स्वैब टेस्ट ये लेने के बाद उनका निगेटिव आने के बाद उनको हम घर छोड़ते थे। करीबन इस मास्क स्क्रीनिंग में जो 162 रेड जोन में हमने उधर उसका स्क्रीनिंग किया, करीबन 22,900 घर में जाके इसका टेस्टिंग किया, करीबन 1,02,000 लोगों को मास स्क्रीनिंग किया, 1,016 स्वयंसेवक वॉलेंटियर्स इसमें इन्वॉल्व थे, और 365 डॉक्टर्स जो वॉलेंटियर के साथ में उन्होंने काम किया। ऐसे करीबन 3 सप्ताह 20-25 दिन ये मास स्क्रीनिंग का काम हमने पुणे शहर में किया। ये करते समय थोड़ा हमारा जो कोर टीम था उसमें भी थोड़ा डिसीजन चल रहा था कि ये मास स्क्रीनिंग थोड़ा डेंजरस था, अपने स्वयंसेवकों को ऐसे रेड जोन में भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन उस समय समाज की स्थिति ऐसी थी कि समाज में जो डर पैदा हुआ था वो डर जाना चाहिए था, और जो भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर थे वो भी बाहर नहीं निकले थे, डॉक्टर होके भी वो बाहर नहीं आते थे। तो उनको एक कॉन्फिडेंस देना, समाज को एक कॉन्फिडेंस देना कि ऐसे स्थिति रहते होते हुए भी हमको समाज के लिए काम करना है। ये सब हमने हमारे स्वयंसेवकों को, वॉलेंटियर्स को इसका भी ट्रेनिंग दिया कि हमको स्थिति कैसे होने वाले, रिस्क भी क्या है। और ये करते समय उसका, जैसे मैंने आपको पूरा उनका मेडिकल का ख्याल हमने रखा, उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी किया था, हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स थे उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी वहां पे किया था। और एक शुरू में हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वो खुद सामने आके वो पीपी किट परिधान करके, जो डॉक्टर स्वयंसेवक थे वो आगे आके उन्होंने स्क्रीनिंग चालू कर दिया। जैसे जैसे ये स्क्रीनिंग का अनुभव, एक्सपीरियंस आते गया तो सब उसमें फिर जुड़ते गए। लेकिन जो डिसीजन लेना था कि हमारे स्वयंसेवकों को इसमें हमको भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन समाज के लिए संघ हमेशा खड़ा रहता है ऐसे परिस्थिति में, और हमने ये डिसीजन लिया कि ऐसे स्थिति में हम समाज के लिए काम करेंगे। हमारे आपने ये स्थिति में डॉक्टर्स को अपील कैसी की, क्योंकि आपने अभी बताया कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी बाहर अपना क्लिनिक खोलने के लिए उस समय डर रहे थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति ने ये डॉक्टर से अपील कैसे की और इनको साथ में कैसे लाया? हमारे पुणे शहर में जो मेडिकल फील्ड में काम करने वाले 3-4 एनजीओ है, हमारे संघ के कार्यकर्ता चल रहे थे। आरोग्य भारती है, ब्लड बैंक है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा आरोग्य फाउंडेशन है, स्वराज्य सर्वांगीण विकास प्रकल्प है, जन सेवा न्यास है, स्वानंद प्रतिष्ठान है, जन कल्याण समिति है। वहां पे जो एनजीओ चल रहे थे, कोई डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर हमारे संपर्क में थे, वो सब पहले आगे आ गए। फिर उसके बाद में एक गूगल फॉर्म करके हमने समाज के लिए भेजा कि आप इसमें एज ए वॉलंटियर बेस पे हम इसमें आप इन्वॉल्व हो जाइए। और समाज के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रैक्टिस करने वाले, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले जो एक्सपर्ट है, टॉप है, वो भी इसमें स्क्रीनिंग के इस प्रोग्राम में वो उनका इन्वॉल्वमेंट रह गया। और फिर बड़े अच्छे डॉक्टर होने के बाद समाज के अन्य डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होने। ओके,
और इसके साथ साथ आपने ना सिर्फ वहाँ के जो लोग थे उनकी स्क्रीनिंग की, लेकिन आपने उसी समय डॉक्टर्स के लिए क्वारंटाइन सेंटर भी सेटअप किया, क्योंकि जितना भी समय वो फील्ड में है वो अपने घर नहीं लेकिन एक क्वारंटाइन सेंटर में रहे, बराबर? बराबर। तो ये आपको कैसे मदद मिली और कौन सी जगह को आपने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया? पुणे शहर में डेक्कन कॉलेज के वहाँ पे गरवारे कॉलेज एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ उनका जो हॉस्टल था, वो हॉस्टल पे हमने रेसिडेंशियल क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे बना हुआ था, और सब डॉक्टर वॉलंटियर्स 7 दिन के लिए वहाँ पे रहना, ऐसा ही हमने वो प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर बनाया। 7 दिन वहाँ पे आना, 3 दिन स्क्रीनिंग में इन्वॉल्व होना, 3 दिन वहाँ पे आराम करना, और लास्ट डे उनका टेस्ट होके वो नेगेटिव आने के बाद ही उनको घर पे छोड़ना। और उसके बाद में घर पे छोड़ने के बाद भी हमारा एक टीम ऐसा था कि रेगुलर उनके फॉलोअप में थी, उनको कोई बराबर है क्या नहीं, वो आराम बराबर कर रहे हैं कि नहीं, कुछ उनको तकलीफ हो रहा है क्या, अगले 10 दिन भी उनके साथ में हम कांटेक्ट में थे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए आर्सेनिक, तो इसमें भी संघ के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति का क्या रोल था इसमें? उपाध्याय जी। Hello. हाँ उपाध्याय जी। Okay. See, arsenic album 30 was the remedy which was recommended by Ayush Mantralaya along with that Ayurvedic Kada. Now, Yes, Ashwini. along with that Ayurvedic Kada, arsenic album was also recommended by The Ayush Ministry. yeah. And this arsenic album was distributed at local level, taking the help of RSS Swayamsevak. RSS Swayamsevak along with Ganesh Mandal and other local karyakartas who were working at local level. So this was distributed at first. It was decided to deliver these medicines in the red containment area, and then the area which is predetermined that yes, this is the area where we need to decide. So along with that, there are some other areas, adjacent areas, which are also distributed. And there are small bottles where in one bottle there were approximately 30 to 35 tablets. 3 tablets were required to be taken daily for next 3 days continuously. This was guided to the people, this was guided to the society, and there were messages which were given through WhatsApp also. In various ways, I'm unable to. म्यूट हो गए। I would also like to know from you if there were any corporates involved in helping out in providing relief along with Jana Kalyan Samiti. There were plenty of corporates which have contributed for taking ahead this process, and they have distributed. They have come through various ways, like distribution of PPE kits. So this was one of the major requirements in those days, and so like this. Funding was also done by various corporate companies in Pune. They have come ahead and given some funds. Ashwini ji, Mahesh ji, we would like to share with our viewers about this platform which I'd heard about, PPCR. Can you divulge into some more details about the platform? Yeah, now Mahesh ji will tell you about that platform. ये जो प्लेटफॉर्म हमने फॉर्म किया था सीएमसी के साथ, वो प्लेटफॉर्म में हमने पास स्क्रीनिंग किया था, उसके बारे में वो कैसा आपने स्क्रीनिंग किया था, बारे में वो कैसा आपने कैसा कोऑर्डिनेशन किया पीएमसी के साथ? महेश जी। हाँ बराबर, जैसे भी कोरोना का विषय शुरू हुआ और मास स्क्रीनिंग का, आवाज आ रहा है मेरा सर? हाँ आवाज आ रहा है। मास स्क्रीनिंग का प्रोग्राम हमने जब फाइनल किया तो पुणे महानगर पालिका पीएमसी कमिश्नर, पीएमसी एडिशनल कमिश्नर जो उनके उसके इंचार्ज थे अग्रवाल मैडम, उनके साथ भी इसके बारे में थोड़ा मीटिंग हो गया, और पीएमसी का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है
उनके साथ में इसके प्रोग्राम के बारे में मीटिंग हो गई। वहाँ के कलेक्टर है, डिविजनल कमिश्नर है, उनसे भी हमने ये बात किया कि ये मास क्लीनिंग जरूरी कितना है और क्यों करना चाहिए। तो फिर उनके साथ डिस्कस होने के बाद उन्होंने उसकी परमिशन दी। तो पुणे महानगर पालिका पीएमसी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति पुणे, इसे ज्वाइंटली ये प्रोग्राम हमने पुणे में फाइनल कर दिया। और उसके साथ में जो अन्य एनजीओ थी, जैसे कि अभी एम्बुलेंस की जरूरत थी, तो जैन संगठन ने सब एम्बुलेंस वहाँ पे प्रोवाइड किया। वहाँ पे जिस एरिया में स्क्रीनिंग होता था, तो वहाँ पे पीएमसीसी की कोई बोले जो स्टाफ, उसके बाद में कोई पुलिस की रिक्वायरमेंट थी, तो पुलिस, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट, पीएमसी, जैन संगठन का एम्बुलेंस और अपने वॉलेंटियर्स, संघ स्वयंसेवक और डॉक्टर्स, ऐसा ये मिलके सब ने वो हमने स्क्रीनिंग का प्रोग्राम बना दिया और वो हिसाब से एग्जीक्यूट हो गए। See, there was, can I add to it? हाँ अश्विनी जी, Can I add to it? yes yes sure. See, this activity, if you see on Pan India, we were unique in India. As an RSS, this activity was first initiated by Pune RSS team, and this was unique. After that, that replica started on Pan India. Okay, nice. एक जोड़ना चाहता हूँ हाँ महेश जी, पीएमसी जैन संगठन से। हेलो, हाँ महेश जी, उसमें पीपीसीआर पुणे प्लेटफॉर्म, ये भी हमारे साथ में वहां पे जुड़ गए। जितने भी पीपी किट है, जो बाकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वो पीपीसीआर ने वहां पे आगे आके उसका भी हमको सपोर्ट कर दिया, पीपीसीआर ने। पीपीसीआर। सर बीच में ये भी सुनने में आया था कि आपने ना सिर्फ फील्ड में जाके कोविड के बैकग्राउंड पे बस्तियों में जाके लोगों को एक रिलीफ प्रोवाइड किया, बट देन द जन कल्याण समिति वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स। इसके बारे में आप कुछ बताइए महेश जी। हाँ, सेकंड लॉकडाउन शुरू होने के बाद प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने बड़ा काम किया और प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए पुणे शहर के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनका योगदान बहुत बड़ा है। पुणे शहर में बड़े-बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, महर्षि सर्वेश्वर संस्था, महर्षि शिक्षण प्रसारक मंडळी, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी, ऐसे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है, तो उनके जो डायरेक्टर्स थे, उनसे हमने बात शुरू कर दिया। और जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, उनके माध्यम से उनका नेटवर्क बड़ा है, उनके माध्यम से उनके जितने भी प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, वहां तक ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी होना चाहिए, उसका एक कैंपेनिंग हमने चला, मास्क फॉर ऑल, ऐसा एक कैंपेन करके जितने भी पुणे शहर में स्टूडेंट है, अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें घर में एक मास्क बनाना है। बाजार में सब बड़ों के लिए थोड़ा मास्क मिलता, लेकिन बच्चों के लिए मास्क नहीं मिलता था। तो वो कैंपेन चलाने के बाद हर इंस्टीट्यूट ने अपने अपने जितने भी स्टूडेंट हैं और अपने टीचर के माध्यम से ऑनलाइन उनको ये सब मास्क कैसा बनाना है, उनको छोटा क्लिप बना के उनको भेजा। फिर जैसे स्कूल में प्रेजेंट ही लेते हैं, वैसे अपने टीचर लोगों ने प्रेजेंट ली कि आपने मास्क बना दिया है क्या, वो पहन के हमको व्हाट्सएप के ऊपर आपका फोटो डालो, आपके पेरेंट्स से मास्क पहनते हैं क्या। ऐसे छोटे छोटे मीटिंग्स करके थोड़ा टीचर लोगों ने प्रेजेंट ही लेके ये मास्क फॉर ऑल ऐसा एक अभियान वहां पे चला दिया। और सेकंड लॉकडाउन में पुणे शहर के जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एनजीओ इंस्टीट्यूट है, उनको हमने हमारी भी टीम उसमें लग गई कि प्रिवेंटिव मेजर्स में हम ज्यादा लोगों के पास कैसे पहुंच सकते हैं। और उसमें भी हमको अच्छा सबका योगदान अच्छा लगा, सब मिलके उसमें आ गए। पुणे शहर के
नियर अबाउट 35 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसमें जुड़ गए और अभी हमने उसका नाम वज्र निर्धार ऐसा नाम दिया है। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए वज्र निर्धार ऐसा उनको नाम दिया है और वो कैंपेनिंग, वो अभियान अभी पुणे शहर में चालू है। सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने, बिकॉज हमने अब तक ऐसा कुछ कहीं पर हुआ ऐसा सुना नहीं है कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स को उनके साइज के मास्क बनाने के लिए सिखाना, और इतने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति ने इतनी बारीकी से ये चीज सोची, ये बहुत मतलब मानने जैसा है कि ऐसे कुछ हुआ करके। सर, जैसे हम सारे शहरों में देख रहे थे कि एक माइग्रेंट का क्राइसिस था और पुणे के आउटस्कर्ट्स में काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो पुणे में भी हमने सुना कि वहां से भी माइग्रेंट लेबर त्रस्त होकर बाहर जा रहा था। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जन कल्याण समिति ने क्या किया? थर्ड लॉकडाउन शुरू हो गए 3 मई के बाद में। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने जितने भी पुणे शहर में या पूरे देश में जिनको अपने गांव जाना है उनके लिए ट्रेन का बंदोबस्त किया, बसों का बंदोबस्त किया। उसी टाइम पुणे शहर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें काम करने वाले जितने भी लेबर है, तो अपने गांव जाने के लिए सब उत्सुक थे कि हमको गांव जाना है। तो गवर्नमेंट के वो जो सब परमिशन के जो जितने भी नियम हैं, और हर पुलिस स्टेशन में उनका एक फॉर्म उन्होंने फिलअप करके देना चाहिए था। जितने भी लेबर थे तो वो फॉर्म भरना है, उनके साथ में एक मेडिकल फिटनेस का एक रिपोर्ट जोड़ना है, और ऐसा जो डॉक्यूमेंट्री जो सबमिशन चाहिए था पुलिस स्टेशन के लिए। शुरू महीने में 394 जितने भी अपने रिलीफ सेंटर है, तो हमने इंडिकेट कर दिया कि अपने एरिया में जितने भी अपने पुलिस स्टेशन है उनको आप कांटेक्ट कीजिए, और वहां पे जो जितने भी अपने समाज बांधव जो अपने अपने घर जाना चाहती है, अलग अलग प्रांतों से जो पुणे में रहने वाले हैं, तो उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। वहां उधर के जो डॉक्टर एसोसिएशन के साथ बात करके उनके जितने भी लेबर्स है, जितने अपने गांव जाना, जो उनका मेडिकल चेकअप करना, उनका सर्टिफिकेट लेना, और उनको बराबर जो रेलवे ने जो टाइम टेबल दिया था, कौन से दिन कौन से टाइम में कौन से राज्य में अपना ट्रेन जाने वाला है, वो हिसाब से सब उधर से छोटा प्लानिंग करके सबको जितने भी मजदूर थे उनको उस हिसाब से हेल्प कर दिया। और उनको जाते समय भोजन व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, अपने घर जाने तक जितना जितना चाहिए ऐसा सब अपने जो 394 रिलीफ सेंटर थे वहां से हमने योजना की थी। उसमें भी वो 15 दिन थे। वो पुलिस स्टेशन के लिए भी थोड़ा बहुत क्रिटिकल था। वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, मेडिकल सर्टिफिकेट जोड़ना है, वो देखना है, उनको सबको इकट्ठा करना है, उनको इंटीमेट करना है और रेलवे स्टेशन भेजना है। तो उसमें अपने वहां के संघ कार्यकर्ता और समाज के लोगों ने भी वहां पे मदद दी। अलग अलग एरिया के जितने डॉक्टर एसोसिएशन थे वो भी आगे आ गए, और उनका मेडिकल चेकअप करना चाहिए था, उनका सर्टिफिकेट जोड़ना था, वो जरूरी था। उसमें भी लोगों वहां के लोकल डॉक्टर ने अच्छा वहां पे हेल्प कर दिया। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या ये बता सकते हैं कि जो पुणे और मुंबई, ये शायद सबसे ज्यादा रेड जोन या कंटेनमेंट जोन इन दोनों शहरों में थे, तो अभी यहाँ की परिस्थिति क्या है? नहीं, अभी चौथा लॉकडाउन शुरू होने के बाद में हर 2 दिन 3 दिन में हमारी जो कोर टीम है हम उसका थोड़ा रिव्यू लेते हैं, और प्रशासन जो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ भी हम अच्छा संवाद करते हुए ध्यान में आता है कि गवर्नमेंट पीएमसी है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके भी जितने भी गाइडलाइंस आते थे वो रेड जोन के लिए है, कौन सा एरिया सील करना है। तो उनके साथ डायलॉग होने के बाद अभी कुछ एरिया में जहाँ पे झोपड़ियों की संख्या ज्यादा है, वहां पे थोड़ा क्रिटिकल स्थिति है, लेकिन वहां से भी हमने जो मास स्क्रीनिंग किया था उसमें अभी ध्यान है कि जहां जहां भी मास स्क्रीनिंग किया था वो एरिया अभी वहां से एक भी पेशेंट नहीं आ रहा, अभी ऐसा स्थिति है जितने भी मास स्क्रीनिंग है। और हमने अभी जो अभी 4th लॉकडाउन शुरू हो गए तो उसमें मेडिकल चेकअप कैंप हमने वो चालू कर दिया है। मास स्क्रीनिंग का एक्टिविटी खत्म होने के बाद
मेडिकल चेकअप का कैंप हमने शुरू कर दिया। और जो बस्ती में हमने मास स्क्रीनिंग किया था, वहाँ ही बाहर डॉक्टर्स, स्वयंसेवक और जिनको डॉक्टर को दिखाना है, ऐसे जितने भी नागरिक है, पब्लिक है, वो आके वहाँ पे चेकअप करते हैं। जो अभी जिसका आयुर्वेदिक काढ़ा है वो उनको देना है, और उनके जो भी उनकी समस्या है उनको हल करना है। और ऐसे कोई पेशेंट कुछ लग रहे हैं तो उनको पीएमसी को इंडिकेट करना है। ऐसा प्रोग्राम हमारा भी चल रहा है। अगले 2 महीने तक ये मेडिकल कैंप जो सेवा बस्ती में है, जहाँ पे पेशेंट पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे हमने शुरू कर दिया है। और उसमें थोड़ा ऐसा ध्यान में आ रहा है कि अलग अलग कारणों से कोई तबीयत खराब हो रही है, किसी का सिर दुख रहा है, पेट में दर्द है, तो उनको वहां दवा दिया तो ठीक हो जाता है। और ये कैंप चलाने से वहाँ के लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और वहाँ पे अभी मेरे ख्याल से 70-80% जो वहाँ पे जो लोकल ओपीडी है डॉक्टर का, उन्होंने भी वहाँ पे चालू कर दिया। तो अगले कुछ दिनों में ये पेशेंट तो थोड़े बढ़ रहे हैं, नेचुरल है, अभी सब बाहर निकल रहे तो थोड़ा बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी डॉक्टर भी वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो वो हिसाब से ये मेडिकल कैंप का जो प्रोग्राम है अगले 2 महीने चालू रखने वाले हैं। उसमें सॉरी मैं ऐड कर सकता हूँ? हाँ अश्विनी जी बताइए। ओके इसमें ऐसा है कि व्हाटएवर महेश जी बता रहे थे, हाँ बताइए अश्विनी जी। उसमें हम प्रिवेंटिव मेजर जो कर रहे हैं, वो जो जिन बंदों की इम्यूनल पावर कम होती है, उनको जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हम देते हैं, उसका फायदा हमें ये मिलता है कि वो बंदा कन्वर्ट नहीं होता है, और फिर वो रिस्ट्रिक्ट वहीं पे हो जाता है, बराबर, जिसकी वजह से उसका कन्वर्जन गोज टू नेगेटिव। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि ठीक है अभी कोरोना चल रहा है, अभी धीरे धीरे वो कर्व भी कम होते जा रहा है, and eventually the curve will get flattened. So does the RSS Janakalyan Samiti also have any plans for after the curve would be flattened? Because the damage would have still been there. There would have been people who would have lost their jobs. There would have businesses which would have lost their businesses. There would have been migrants which would have gone back home, and there would have been several migrants who would have come back to the outskirts of Pune as well, वहाँ के गाँव में। तो ये कोरोना के बाद के लिए कुछ प्लान अभी से जनकल्याण समिति ने बना के रखा है? नहीं, अभी हमारा चौथा लॉकडाउन शुरू है। कोरोना के बाद में पुणे शहर में क्या स्थिति हो सकता है, फाइनेंशियली क्या हो सकता है, उसके बाद में कोरोना की क्या स्थिति रहेगी, फिर कितने बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है, वो हिसाब से हमने 3 बिंदु के ऊपर अभी काम शुरू कर दिया है। पहला बिंदु है आरोग्य तपासनी, मेडिकल चेकअप, अगले 2 महीने हम उसमें चालू रखने वाले हैं। सेकंड है प्रिवेंटिव मेजर्स, जितने भी समाज के लोग हैं उनको हमने आह्वान किया है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स का 100% पालन कीजिए। उसके लिए हमने करीबन 25,000 स्टिकर्स हम अभी घर में सब जो स्टिकर लगाएंगे, सब लोगों के ध्यान में सामने रहेगा कि हमको प्रिवेंटिव मेजर्स का 100% पालन करना है। और तीसरा बिंदु है अपने जो आपके बोलने में आया था कि इसके बाद में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है, बहुत लोगों के जॉब जाने वाले हैं, पेमेंट में कटौती होने वाली है, कोई बिजनेस ऐसे कि अभी चालू होने वाले मॉल है, होटल बिजनेस है, और वहां पे काम करने वाले जितने भी अपने समाज बांधव है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो तीसरा बिंदु हमने तय किया है रिहैबिलिटाइजेशन, पुनर्बांधनी, हमने मराठी में उसको पुनर्बांधनी ऐसा शब्द दिया है। रिहैबिलिटाइजेशन में उसमें हमने ऐसे सोचा है कि पुणे शहर में जितने भी आप अभी सर्वे का थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है कि जितने भी
जो सेवा बस्ती है और मिडिल क्लास है उसमें हम सर्वे कर रहे हैं कि किसी को जॉब की जरूरत है, किसको पार्ट टाइम जॉब करना है, पेमेंट का कट होने के बाद थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो थोड़ा उनको और पेमेंट का जो थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है घर चलाने के लिए, उस सुविधा से हो सकता है। और जितने भी बिजनेसमैन है उनको क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा भी हमने थोड़ा प्लान इस रिहेबिलिटेशन में कर दिया है और उसको समर्थ भारत ऐसा नाम दिया है। और पुणे शहर में आगे 3 महीने 6 महीने 1 साल में किसी का बिजनेस के लिए कोई मदद चाहिए, अभी पुणे शहर में भी फाइनेंस इंस्टीट्यूट जितना भी है, सोशल बैंक जो है, छोटे छोटे पत्र संस्था है, वो आगे आ रहे हैं कि हम छोटे छोटे लोन्स छोटे छोटे बिजनेस के लिए हम दे सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं वो भी आ गए कि हमको ठीक है लेबर का प्रॉब्लम है, लेकिन हम जिनको जॉब नहीं है उनको हम एक 6 दिन 7 दिन 10 दिन का हम ट्रेनिंग देंगे और उनको ट्रेन करके हम हमारे कंपनी है, ऑफिस है, उनको हम उनको जॉब वहां पे देंगे। ऐसे पुणे शहर के अलग अलग जो एसोसिएशन है, क्रेडाई है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करती है, उसके बाद में अपने जितने भी इंडस्ट्री वाले पुणे शहर के आजू बाजू जितनी इंडस्ट्री है उन्होंने वो प्लान कर दिया कि ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके हम उनको तैयार करेंगे और हमारे वहाँ कंपनी में हमारे ऑफिस में उनको हम जॉब दे देंगे। ऐसा एक रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम भी हमने अभी शुरू कर दिया है कि आगे पुणे शहर में हर हाथ के लिए काम नहीं है, ऐसा कोई भी समाज बांधव पुणे में नहीं रहना चाहिए, ऐसे हमने इसमें सोचा हुआ है। सर, और आपके बातों में आया कि यू वर्क वेरी क्लोजली विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन पुणे, सो हाउ कोऑपरेटिव वाज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस फोर्स? नहीं, पहले से ये अपने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके टॉप लीडरशिप टॉप अधिकारी जो है उनके साथ हमारा संवाद, हम मिलके क्या कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे पीएमसी के वार्ड ऑफिसर रहते हैं तो उनके साथ संवाद, तो ऐसा उनके साथ संवाद करके और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जितने भी गाइडलाइंस आएंगी वो हिसाब से हमने उनको सपोर्ट किया या मिलके सामने काम किया है। और अलग अलग जगह पे उनका भी अच्छा एक सपोर्ट उसमें एनजीओ के साथ में, जन कल्याण समिति के साथ में रहा और कंटिन्यूली एक 4 दिन में 5 दिन में एक 5-6 जनों की हमारी टीम है जो अपने जितने भी अधिकारी है, प्रशासकीय अधिकारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनके साथ में संवाद करना। हमको कोई हेल्प चाहिए तो उनसे हम हेल्प लेते थे, उनको कोई हेल्प चाहिए तो हम उनको हेल्प करते थे। ऐसा मिलके समाज के सब एनजीओ, प्रशासन, गवर्नमेंट और जन कल्याण समिति ऐसे मिलके ये कोरोना का जो भी पुणे शहर में अभी चल रहा है वो सब मिलके हमने आगे इसमें चलाया। उसमें अलग अलग इंडस्ट्री वाले आगे आ गए, समाज के बड़े बड़े अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले वो भी इसमें आगे आ गए, कोई फंड्स राइजिंग में उन्होंने काम किया। उसके बाद में 2-4 संस्था ऐसी है कि उन्होंने जैसे कि इस्कॉन है, गुरुद्वारा है, कंटिन्यूली उनका किचन चालू रख के जितने भी अपने पुणे शहर में जो जिनको खाने का भोजन देना चाहिए, भोजन वहां पे पहुंचाना है, उनका पेट भरना है। ऐसा ये अलग अलग समाज के संस्थाओं ने अच्छा योगदान इस कोरोना के इस लड़ाई में उनका पुणे शहर में अच्छा योगदान रहा होगा। ये मेरा अगला प्रश्न होगा और ये दोनों महेश जी के लिए भी है और उपाध्याय जी के लिए भी है। आप शायद दोनों जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ तब से आप दोनों फील्ड पर काम कर रहे हैं और ये भी हम देख रहे हैं कि फील्ड पर जितने आवश्यक लोग थे वो भी जाने के लिए डरते थे और शुरुआत के समय तो ये पीपीई किट, सैनिटाइजर ये भी मार्केट में उपलब्ध नहीं थे। तो उस समय मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपको तो फील्ड पे जाना था ही, लेकिन आपके परिवार ने आपको कैसे अलाउ किया और क्या उनको मनाने में आपको दिक्कत हुई? बेसिकली कैसे कि हम राइट फ्रॉम आवर चाइल्ड एज वी बोथ आर आरएसएस स्वयंसेवक
So building that morale and getting motivated It is not a question mark to the entire family. So family members are always cooperative in both the places, either in my place or in his residence also. So the question doesn't come. And Mahesh ji, would you like to add something to it? बराबर संघ का काम करते समय संघ में ऐसा बोला जाता है कि जितने स्वयंसेवक फील्ड में काम करते हैं उसे डबल काम घर वाले करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम बाहर रहते हैं तो घर को संभालना है, सब हमारे बच्चों को संभालना है, हम ज्यादा टाइम घर पे नहीं दे सकते हैं। तो हमारे स्वयंसेवक इतने भी कार्य करते हैं, मैं रहूंगा, हमारे अश्विनी जी रहेंगे, ऐसे नहीं, हमारे हजारों कार्यकर्ते आज पुणे शहर में इस तरह काम करते हैं और उनको भी उनका फैमिली का सपोर्ट भी है। और ऐसा फैमिली का सपोर्ट होने के कारण ही हम ऐसे सामाजिक काम कर सकते हैं। ऐसे कोरोना के अलग स्थिति में आगे आके हम ये कर सकते हैं। और दूसरा कि सिर्फ हम आज आप महेश कर पे आगे, लेकिन बहुत बड़ा टीम हमारे पीछे काम करे, साथ में काम करिए। हम महेश कर पे आगे दिख रहे हैं, अश्विनी जी आगे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारा टीम वर्क है और टीम से हम काम करते हैं। अश्विनी जी, महेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी लगभग कितने लोग एक्टिवली वॉलंटियर्स करके जुड़े थे? एक्टिवली, पैसिवली तो बहुत ज्यादा भी लोग होंगे उससे, लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे रिलीफ प्रोवाइड करने में? few thousand, say roughly around 1500 to 2000. 1500 to 2000 on an everyday basis volunteers were on the field. Yes, yes. उसमें और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। हाँ सर। नहीं, हमारे जो स्वयंसेवक वॉलंटियर्स है, तो फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन ऐसा चालू होने के बाद थोड़ा ध्यान में आएगा कि सब स्वयंसेवक है। तो हमने शुरू में ए टीम वो 15 दिन काम करेंगी, फिर बी टीम वो 15 दिन काम करेंगी, फिर सी टीम वो काम करेंगी। जो मास स्क्रीनिंग में जो टीम काम करती वो एच टीम काम कर रही थी। ऐसे अलग अलग 15 दिनों का हमने प्लान किया था और अलग अलग दिनों में काम करने की अलग अलग टीम थी। वो भी 15 दिन काम करने के बाद उन्होंने कंपलसरी अगले 7 दिन घर पे ही रहना है और फिर अगली टीम स्वयंसेवकों का जो बी टीम है वो फील्ड में काम करेंगी। उनका 15 दिन खत्म होने के बाद वो आराम करेंगे, फिर सी टीम काम करेंगे। ऐसा हमने स्वयंसेवकों का भी एक छोटा प्लानिंग किया था। नहीं तो फिर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट डे टू करीब 65-70 डेज हो गए, तो कोई आदमी इतना काम नहीं कर सकता है। उसका भी तबीयत अच्छा रहना चाहिए, वो भी फिट रहना चाहिए। उसके लिए 15-15 दिनों को हमने स्लॉट किया था। ए टीम, बी टीम, सी टीम, एच टीम, ऐसा उसको नाम देके वो सब फील्ड में काम कर रहे थे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपने पूरे वॉलंटियर्स को स्ट्रेस नहीं दिया, लेकिन आपने फेस बाय फेस वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया इस एक्टिविटी में। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतने सारे वॉलंटियर्स फील्ड पे थे और आप रेड जोन में गए, आपने टेस्टिंग भी की, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने जैसे कहा कि बहुत सारे आपको पॉजिटिव केसेस भी मिले। तो इसके बीच में आपके कोई वॉलंटियर्स को कोरोना हुआ या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ? हाँ, बराबर। जब मास स्क्रीनिंग के बाद 7वें दिन आफ्टर 7 डेज उसका जब टेस्ट होने के बाद वो नेगेटिव आता तो उनको हम घर छोड़ते थे। लेकिन उस करीबन 20-25 दिन के इसमें 1000 करीबन स्वयंसेवकों ने उसमें भाग लिया था और सिर्फ 3 स्वयंसेवक अपने उसमें पॉजिटिव आ गए थे। वो आना नहीं चाहिए थे, लेकिन कुछ रीजन रह गए, 3 जन पॉजिटिव आ गए। तो उनको भी हमने जैसा प्लान किया था, तो उनको लगे हॉस्पिटल में एडमिट, आगे 14 दिन वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। वापस वो 14 दिन होने के बाद वापस उनका टेस्ट और फिर वो नेगेटिव आने के बाद ही उनको हमने घर पे छोड़ा जाए। तो पूरा ध्यान हमारे वॉलंटियर्स, अपने स्वयंसेवक, उसमें हमने ध्यान देके ही ये सब मास स्क्रीनिंग का प्रोग्राम हमने चलाया था। जैसे स्वयंसेवक इस मास स्क्रीनिंग में थे, तो समाज के जो यंग जनरेशन है और समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, ऐसे भी बहुत वॉलंटियर्स उसमें जो जैसे लड़के थे वैसे लड़कियां भी वहां पे थी।
करीबन 30 to 40% गर्ल्स इन्वॉल्व इन मास स्क्रीनिंग, और उसमें कोई डॉक्टर भी थे, वेल एजुकेटेड थे। चलो हमको समाज के लिए करना है, ऐसे करने होने के समाज के लिए करना है, और उन्होंने हमारे जन कल्याण समिति के संपर्क किया, वो फॉर्म भर दिया, उनका मेडिकल हो गया और वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। स्वयंसेवक भी थे और समाज के, जिसको समाज के लिए करना है, ऐसे जो नॉन स्वयंसेवक वो भी उनमें मास ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो गए थे। Ashwini ji, would you like to add in? हाँ अश्विनी जी। Would you like to add on what Mahesh ji just said? Yeah, in that mass screening, whatever the participation was done by RSS Swayamsevak, what we did over and above that 6-7 days is, these people who were stationed in that Dharware college, we used to do some sanskar ayam and regular RSS shakha also. So they were getting boosted, their morale was getting also boosted, which ultimately, results into good quality of work and down the line. And ultimately our drive is selfless drive. So in this selfless drive, we need to take care of our volunteers, of our karyakartas in best way, not better way, in best. Giving positive results for Pune. Or negative results, you can call it a negative. Okay, on this note, I think we'll wind up today's conversation. महेश जी, अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ना सिर्फ आज के इस कॉन्वर्सेशन के लिए समय निकालने के लिए, लेकिन आप पिछले 2-2.5 महीनों से जो फील्ड पर काम कर रहे हैं उसके लिए भी। आपने हमको बताया कि कैसे आपने ब्लड डोनेशन से ये एक्टिविटी और रिलीफ प्रोवाइड करने की शुरुआत की, उसके बाद आपने पुणे शहर में आरएसएस जन कल्याण समिति के थ्रू रिलीफ सेंटर्स खड़े किए, उसमें आपको समाज का भी सपोर्ट मिला, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट्स। फिर आपने कैसे डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके बस्तियों में मास स्क्रीनिंग की। ओवरऑल आपने प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए, पीपी किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, रिलीफ वर्क के लिए कम्युनिटी किचन्स चलाए, ड्राई रेशन डिस्ट्रीब्यूट किए, और आपने स्कूल के बच्चों के लिए मास्क मेकिंग के इनोवेटिव वर्कशॉप्स भी ऑनलाइन रन किए। साथ ही साथ सिर्फ रिलीफ आपने नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन इस कोरोना संकट जाने के बाद एक जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए उसकी आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। महेश जी, अश्विनी जी, हम सभी के तरफ से इस कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन इन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक to not just you but the entire fleet of volunteers who have been working on the ground for the last 2.5 months. Thank you, sir. धन्यवाद। Thank you. मुश्किल है अनपढ़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाए तो, मिलकर हाथ बटाए तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी। आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाएं हम दरिया दिली। I can